पर गांव में लोखंडे बिल्डर्स भरोसे का दूसरा नाम था और उसके चमचमाते ऑफिस की दीवार पर लगे अवार्ड्स उसकी शाख की गवाही देते हैं। नमस्ते लोखंडे साहब। नमस्ते नमस्ते सर, मैं अपनी नई दुकान की गोदाम की छत बनवाने के सिलसिले में आया हूँ। अरे शर्मा जी, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। गोदाम यानी आपके व्यापार की नींव है। इसमें तो हम सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करेंगे। बस लोखंडे साहब, बजट थोड़ा सीमित है, लेकिन मजबूती से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अरे चिंता मत कीजिए, आपके ही बजट में आपको सबसे बेहतरीन काम करके देंगे। हमारा नियम है, कमाई भले 2 रुपए कम हो, पर काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र होकर जाइए, कल से ही काम शुरू हो जाएगा। रात में घर लौटते ही लोखंडे अपने बेटे को देखकर खिल उठता है और धीरज तुरंत आगे बढ़कर उसके पैर छू लेता है। प्रणाम पापा। जीते रहो बेटा। तुम शहर से वापस कब आए? बस आज शाम को ही पापा। और बताओ, इम्तिहान कैसा हुआ? एग्जाम तो बहुत बढ़िया गया पापा। शाबाश। अब आगे का क्या सोचा है? बस पापा, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में। अच्छा, लेकिन तब तक घर पर खाली बैठकर क्या करोगे? कल तुम भी मेरे साथ साइट पर चलो और लोखंडे कंस्ट्रक्शंस का काम थोड़ा संभालो। पापा, मैं सोच रहा था कि अपने फील्ड में ही कुछ अलग करूं। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। जब तक तेरी पसंद की नौकरी नहीं मिलती, तब तक थोड़ा तजर्बा ही मिल जाएगा। है, अपना ही तो काम है, आकर देख लो। और वैसे भी कई दिन से ठेकेदार भी छुट्टी पर है। हाँ धीरज, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ दिन यूं ही घूम फिर लोगे तो मन भी बहल जाएगा। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। अगली सुबह धीरज उत्सुकता के साथ साइट पर पहुंचता है, जहां मजदूर काम पे लगे थे। ए दीपक, हाथ चला रहा है या एहसान कर रहा है? सुबह से 2 ट्रॉली ईंट भी नहीं उतारी गई तुमसे, हैं? मालिक, पीठ में जरा दर्द था, इसलिए थोड़ा रुक गया। कामचोर कहीं का, सुस्ताने के पैसे नहीं देता मैं। चुपचाप काम पर लग, वरना आज की दिहाड़ी काट लूंगा। पापा, रहने दीजिए ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। धीरज, तू अभी नया है, तुझे नहीं पता। ये जितने मजदूर होते हैं ना, सब एक नंबर के कामचोर होते हैं। अगर इनसे सख्ती ना करो ना, तो ये सिर पर चढ़ जाएंगे। तभी धीरज की नजर पास में मसाला मिला रहे मजदूर पर पड़ती है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ साहब? तुम सीमेंट के कट्टे में रेत की मात्रा बहुत ज्यादा मिला रहे हो। पर साहब, हम तो रोज ऐसे ही बनाते हैं। क्या? अरे तुम्हें रेशियो, मेरा मतलब है मात्रा का अंदाजा है भी या नहीं? धीरज, शांत हो जाओ बेटा। मजदूर कभी कभी लापरवाही कर देते हैं, तुम चिंता मत करो। हमारा काम हमेशा की तरह नंबर 1 क्वालिटी का ही होगा। अरे ठेकेदार को आने दो, फिर देखता हूँ उसे। दूसरी तरफ लोखंडे के नंबर 1 दावों की पोल अमित के घर में टपकती छत और फर्श पर रखी बाल्टियां खोल रही थी। सुनिए जी, इस बाल्टी को भी बदलिए, ये भी भर गया है। हे भगवान, अगर हम रात भर ऐसे ही बाल्टियां बदलते रहेंगे तो सोएंगे कब? ठीक कहा आपने, ऊपर से बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पाई पाई जोड़कर ये घर बनवाया था बिंदिया। सोचा था चैन की नींद सोएंगे, पर 2 साल भी नहीं हुए और लोखंडे के मजबूत छत के वादे की हवा निकल गई। तो ठीक है, आप कल ही लोखंडे के ऑफिस में जाकर बात करिएगा, ताकि वो हमारी छत बनवा कर दे। और अब एक ढीला भी मत देना उनको। हाँ, ठीक कह रही हो, कल सुबह ही जाता हूँ उसके ऑफिस। अगले दिन सरकारी दफ्तर के बाहर लोखंडे और सुरेश खड़े थे। सुरेश भी लोखंडे की तरह ही यहाँ का जाना माना बिल्डर था। देख लेना तुम, ये टेंडर तो मुझे ही मिलेगा, लोखंडे कंस्ट्रक्शंस को। लोखंडे जी, ईमानदारी और क्वालिटी के दम पर टेंडर मिलता है। मेरी फाइल हर लिहाज से परफेक्ट है, ये ऑर्डर मुझे ही मिलेगा। सुरेश भाई, ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकारी मुहर किस पर लगती है। माहौल में कड़वाहट बढ़ती है। उससे पहले ही केविन से उनका बुलावा आ जाता है।
साहब ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। दोनों अधिकारी के केबिन में दाखिल होकर सामने रखी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। देखिए, प्रशासनिक भवन और पुल दोनों ही बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमने दोनों फाइलों की अच्छे से जांच कर ली है और विभाग ने ये फैसला किया है कि ये टेंडर लोखंडे कंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर गलत है। सुरेश जी, विभाग का फैसला अंतिम होता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं सब जानता हूँ तुम लोगों की मिली भगत। इसने नोटों की 2 हरी गड्डी क्या दिखा दी, तुम इसके आगे बिक गए। एक घटिया बिल्डर को इतना बड़ा टेंडर देकर तुमने ठीक नहीं किया बीमारी। जबान संभाल कर बात करो, अधिकारी हूं मैं। अधिकारी नहीं, इस समाज की बीमार हो तुम। राजू, इसे यहाँ से तुरंत बाहर निकालो, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई अपराध हो जाए। अपराध तो तुम पहले ही कर चुके हो। याद रखना, रिश्वत के दम पर खड़ी की गई इमारतें ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं। निकल यहाँ से, निकल। साहब, आप बाहर चलिए। लोखंडे की गैर मौजूदगी में धीरज दफ्तर में बैठा कुछ फाइल देख रहा था। तभी अमित परेशान हाल में अंदर आता है। लोखंडे जी, कहिए क्या काम है? पापा तो बाहर गए हैं। अरे अब काम क्या होगा? जो हुआ था वो तो बर्बाद हो चुका है। देखिए, मैं उनका बेटा धीरज हूँ। आप मुझे बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि 2 साल पहले मैंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर तुम्हारे पिता से घर बनवाया था, पर उन्होंने मिलावटी और घटिया सामान इस्तेमाल करके मेरा घर खड़ा कर दिया। आज छत टपक रही है, दीवारों में सीलन आ चुकी है। अरे मेरी तो पूरी जिंदगी की कमाई डूब गई ना। अंकल, आप शांत हो जाइए। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर हमारी तरफ से कोई चूक या कमी हुई है तो उसे बिल्कुल ठीक कराया जाएगा। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। मैं जल्दी ही किसी को भेजकर छत का मुआयना करवाता हूँ। अगले ही दिन से प्रशासनिक भवन और पुल दोनों ही साइटों पर काम तेजी से शुरू हो चुका था। अंकल, आप बहुत हाँफ रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए और कुछ देर यहाँ छांव में ही बैठ जाइए। नहीं साहब, अगर ठेकेदार साहब ने देख लिया तो मेरी आज की दिहाड़ी कट जाएगी। धीरज दीपक को देखता ही रह जाता है। उसे उसकी सादगी और लाचारी में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं उससे बात कर लूंगा। आप थोड़ी देर आराम कीजिए। कहते हुए धीरज ठेकेदार के पास चला जाता है, जो पुल साइट पर काम कर रहा था। अरे क्या कर रहे हो बे? सीमेंट की बोरी आधी ही डालो ना, बाकी में बालू ठूस दो। और उधर पिलर में 2 ही सरिया बहुत है। तो ये तरीका है तुम्हारा काम कराने का? अरे अपना काम करना। ठेकेदार धीरज की बात को अनसुना कर देता है। अबे तू वो भी तो उठा, उसके लिए क्या तेरा फूफा आएगा बे? साहब, वो तो नहीं रहे हैं, तो फिर क्या तेरा चाचा आएगा? वो भी नहीं रहे। अरे सब निकल गए तो फिर तू क्यों जी रहा है रे झड़िए? अपनी 2 बीवी और 11 बच्चों के लिए। साला। ओए, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे क्यों मच लगा रखा है? कौन है बे तू? मैं धीरज हूँ, तुम्हारे लोखंडे सर का बेटा। अब मालिक, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने अपने देवता समान मालिक को नहीं पहचाना। ये तुम कैसे काम देख रहे? इस तरह तो ये पुल बनते ही गिर जाएगा। हम क्या 4 दिन टिकने के लिए इसे बना रहे हैं? अरे छोटे साहब, आप नए आए हो, सरकारी काम ऐसे ही होता है। नक्शे के हिसाब से चलेंगे ना तो बजट ही पूरा नहीं हो पाएगा। जस्ट शट अप। मेरे पापा ने दिन रात एक करके ये इज्जत और नाम कमाया है। अगर तुम ऐसे ही घटिया काम करते रहे ना तो उनकी तो सालों की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटे साहब, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हो। तुम इस काम को अभी के अभी रोक दो। तुम्हारी इस धांधली का हिसाब तो अब सीधे ऑफिस में होगा। धीरज गुस्से में ठेकेदार को साथ लेकर लोखंडे कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में पहुंचता है, जहां लोखंडे अधिकारी के साथ बैठे बातें कर रहा था। पापा, मुझे आपसे अभी एक बहुत जरूरी बात करनी है। 2 मिनट बाहर चलिए। अरे बोलो ना, क्या बात है? ये घर के आदमी है। पापा, ये ठेकेदार साइट पर सरासर धांधली कर रहा था।
ये खुद मजदूरों को सीमेंट में आधी से ज्यादा रेत मिलाने और पिलर में कम सरिया डालने को बोल रहा था। क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी लापरवाही? बेटा, इनसे मिलो। ये हमारे सरकारी अफसर साहब हैं। इन्हीं की बदौलत हमें इतना बड़ा टेंडर मिला है। नमस्ते सर। दरअसल मैं यही कह रहा था कि अगर काम ऐसे घटिया तरीके से हुआ तो पुल कभी भी ढह सकता है। काम तो ऐसे होना चाहिए कि लोखंडे और अधिकारी बात पूरी होने से पहले ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। लोखंडे जी, आपने इसे धंधे के असूल नहीं समझाए क्या? अरे अभी नया नया उतरा है इस काम में। अब धीरज बेटा, तुम बाहर जाओ, हम इस विषय पर बाद में बात करते हैं। धीरज भारी मन से केबिन से बाहर निकलता है। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप बेकार में गुस्सा हो रहे हो, लेकिन आपने तो बात ही नहीं सुनी है। हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ करते हैं, जैसा हमको ऑर्डर मिलता है हम बस वही करते हैं। सॉरी, मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। अरे छोटे साहब, इसीलिए तो कहते हैं आधी अधूरी जानकारी और कोरोना की बीमारी दोनों बहुत खतरनाक है। ऑफिस से लौटने के बाद धीरज गुस्से में घर में टहल रहा था। बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहा है। माँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे आज मैंने अपनी आंखों से पापा का असली रूप देखा है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। बेटा, तू तो अभी नया नया है इस धंधे में। व्यापार में थोड़ा बहुत तो चलता है। थोड़ा बहुत? माँ, पुल ढह सकता है, लोगों की जान जा सकती है। समझ नहीं आता कि उनका खून होकर भी उनकी और मेरी सोच इतनी अलग कैसे हो सकती है। लगता है मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। धीरज, ये कैसी बातें कर रहा है? तुझसे किसने कहा ये सब? उनकी बातों में मत आ बेटा, वो सब झूठ बोल रहे हैं। कमला की घबराहट धीरज के मन में कई सवाल खड़े कर देती है। माँ, मैंने तो बस गुस्से में एक बात कही थी, पर आप इतना घबरा क्यों गई? जैसे आप कुछ छुपा रही हो। नहीं तो मैं क्यों छुपाऊंगी? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। माँ, आपको मेरी कसम है, सच बताइए। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। सच क्या है माँ? कमला धीरज के सामने अतीत का वो कड़वा सच उगलती है, जिसे सुनकर धीरज भी कांप उठता है। दूसरी तरफ शहर के कालीशान केबिन में नेताजी और अधिकारी नोटों के बंडलों का हिसाब लगा रहे थे। नेताजी, लोखंडे का टेंडर फाइनल कर दिया है, काम भी बढ़िया से शुरू हो गया है और कमीशन की पहली किस्त भी आपके अकाउंट में पहुंच गई है। क्या बक रहे हो यार? दीवारों के भी कान होते हैं। उसे कमीशन नहीं, जनता का पैसा बोलते हैं, जो कि वेलफेयर फंड में जाता है। हाँ, माफी नेताजी, लेकिन याद रहे क्वालिटी के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। पिलर कागज पर 8 इंच का और जमीन पर 4 इंच का होना चाहिए। हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सब देख लेंगे। बस जैसे ही ये काम निपटेगा हम विदेश की एक ट्रिप मारेंगे। बस ध्यान रहे कि मेरे तबादले तक ये पुल खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद चाहे ढहे या बहे, हमें क्या। अरे लेकिन आपका तबादला हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? अरे तो तुम तो यहीं रहोगे ना। नया नेता आएगा, नया टेंडर निकालेगा, फिर तुम उसकी जेब भरना और वो तुम्हारी। पुल गिरते रहेंगे, टेंडर पास होते रहेंगे और खेल यूं ही चलता रहेगा। कुछ महीनों बाद चंदनपुर में नया प्रशासनिक भवन और पुल बनकर तैयार हो गया था और इमारत के बाहर लाल रिबन बंधा गया था। वाह लोखंडे जी, मानना पड़ेगा, इमारत दिखने में तो एकदम फर्स्ट क्लास लग रही है। अरे साहब, आपके भरोसे पर खरा उतरना तो हमारा फर्ज है। उसी वक्त नेताजी की चमचमाती कार वहां आकर रुकती है। लोग उनके स्वागत में तालियां बजाते हैं। बधाई हो लोखंडे जी, आज इस नई इमारत और विशाल पुल के साथ हमारे विकास की नई मिसाल कायम होने जा रही है। इस पुल को बनने से जनता को जो सहूलियत मिलेगी वही हमारी असली जीत होगी।
सब आपकी कृपा है नेताजी। अरे आपके बिना ये मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा, नेताजी के शुभ हाथों से उद्घाटन होगा तभी तो इस प्रोजेक्ट को असली पहचान मिलेगी। जी, अब आप रिबन काटिए सर। नेताजी जैसे ही रिबन काटने के लिए कैंची बढ़ाते हैं, तभी इमारत के अंदर से एक कड़कड़ाहट गूंजती है और जमीन कांपने लगती है। अरे भागो भागो, पिलर चटक रहा है। अरे इमारत गिरने वाली है। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, कंक्रीट का भारी ढांचा ढह जाता है और हर तरफ चीखे और धूल का गुबार छा जाता है। ये क्या है लोखंडे? लोखंडे, अरे ये क्या घटिया काम किया है तुमने? उद्घाटन से पहले ही पूरी इमारत ढह गई है। तुम्हें अंदाजा है कि अब इससे हमारी कितनी बदनामी होगी? साहब, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमको सब समझ में आ रहा है कि यहाँ खेल चल रहा है। आवाज सुनते ही सबकी निगाहें पीछे मुड़ती है, जहाँ पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर बुलबुल पांडे खड़े थे। इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? बहुत अच्छे से मालूम है। एक भ्रष्ट नेता, एक बिके हुए अफसर और एक लालची बिल्डर से। ए इंस्पेक्टर, ए अधिकारी, हम हैं इंस्पेक्टर बुलबुल पांडे। ज्यादा मुंह चलाओगे ना तो फुर्र करके उड़ा देंगे। धीरज बेटा, तू इसके साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। सच, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप इतने घटिया निकलेंगे। लोखंडे, तुम्हारा लड़का पागल हो गया है क्या? पागल तो मैं पहले था, जो मैंने इस आदमी पे भरोसा किया। जैसे ही मुझे इस धांधली की भनक लगी, मैंने ठेकेदार को अपनी तरफ कर लिया। हमने बिल्डिंग में जानबूझकर घटिया सीमेंट लगवाई ताकि तुम सबका करप्शन सामने आ सके, और सारा बढ़िया सामान पुल में लगवा दिया ताकि मासूम लोगों की जान बच सके। अरे उसके लिए हमारी बिल्डिंग गिराने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आसानी से तो तुम सच उगलते नहीं, और देखो आज अपनी बिल्डिंग गिरी तो तुम फड़फड़ाने लगे। झूठ! तुम्हारे पास क्या सबूत है? लोखंडे के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज, और साथ ही तुम तीनों की काली कमाई का पूरा रिकॉर्ड भी निकाल लिया है मैंने। धीरज, तूने अपने बाप के साथ ऐसा छल किया? बाप? कौन बाप? मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ चाचा जी। इतना सुनते ही लोखंडे के तो होश ही उड़ जाते हैं। माँ ने सब सच बता दिया है कि कैसे आपने छल से मेरे असली बाप की पूरी संपत्ति हड़प ली और मेरी जान की धमकी देकर मेरे बाप को अपने ही घर में मजदूर बनाकर रख दिया। धीरज भीड़ में खड़े लाचार दीपक का हाथ पकड़कर सामने लाता है। पर अब और जुल्म नहीं होगा। आज कानून आपको आपकी सही जगह पहुंचाएगा। हथकड़ी लगाओ सालों को। और दीपक अपने बेटे से लिपटकर रो पड़ता है। आखिरकार पाप का साम्राज्य ढह जाता है और सत्य की विजय होती है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, ईमानदार बिल्डर का क्या नाम था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।